हेलो दोस्तों, आप सभी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कल जो हमने टॉपिक आधा अधूरा छोड़ा था उसे हम आज पूरा करते हैं। तो उस टॉपिक में पहला है ज्वालामुखी, वॉल्केनो। देखिए, ज्वालामुखी एवं ज्वालामुखीता में अंतर क्या है। ज्वालामुखी यह एक छिद्र होता है जिससे होकर पृथ्वी के अंदर का अत्यंत गर्म लावा, गर्म गैस, जल एवं चट्टानों के टुकड़ों से युक्त पदार्थ पृथ्वी धरातल पर प्रकट होते हैं। ज्वालामुखीयता इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं गैस से उत्पन्न होने से लेकर धरातल के अंदर एवं ऊपर लावा प्रकट होने एवं ठंडा एवं ठोस होने की समस्त प्रक्रिया शामिल होती है। लावा और मैग्मा में अंतर क्या है? ये एग्जाम में पूछ सकता है कि लावा और मैग्मा में अंतर क्या है। तो लावा ये पृथ्वी के अंदर का वो तरल पदार्थ होता है जो ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आ जाता है। और जो मैग्मा होता है यह पृथ्वी के अंदर का वो तरल पदार्थ होता है जो बाहर नहीं आ पाता है और अंदर ही जमकर ठोस बन जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर का तब तरल पदार्थ जब तक बाहर नहीं आता है वो मैग्मा कहलाता है। ज्वालामुखी छिद्र से बाहर निकलने के बाद ही वो पदार्थ लावा कहलाता है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स, यह दो प्रकार की प्लेट संचलन से उत्पन्न होता है। जब दो प्लेट आपस में टकराती हैं तो भारी प्लेटें हल्की प्लेट के नीचे क्षेपित होने लगती हैं और नीचे जाकर वो एंडेसाइड हल्की चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है जो गुब्बारों की तरह पृथ्वी के नीचे से ऊपर बढ़ती है और ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण करती है। देखिए, डायग्राम की मदद से समझाया गया है। ज्वालामुखी पर्वत सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है और हल्की प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट जिसको बोला जाता है, एंडेसाइड की पिघली चट्टानें ऊपर उठती हुई और पिघलती हुई विशाल चट्टानें एंडेसाइड में परिवर्तित या रूपांतरण, महासागरीय प्लेट और भारी प्लेट। नेक्स्ट है, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है तब इस क्रिया में भ्रंश का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा। अर्थात उस स्थान पर दाब कम हो जाता है और अंदर से अधिक दबाव के कारण ज्वालामुखी उद्गार होता है। देखिए, समझाया गया डायग्राम की मदद से। दूसरा है कमजोर भूपटल का होना। ज्वालामुखी का लावा कमजोर भूपटल को तोड़कर बाहर आ जाता है। तीसरा, भूगर्भ में अत्यधिक तापमान। यह उच्च तापमान भूगर्भ में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन, रासायनिक प्रक्रम एवं उच्च दाब के कारण होता है। अभी देखिए ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी देखिए यहाँ बताया गया है। पहला एक्टिव वोल्केनो, जिसको बोलते हैं जागृत ज्वालामुखी, जो हमेशा एक्टिव रहता है। इन ज्वालामुखियों से लावा, गैस, जल वाष्प एवं विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार होता रहता है। जैसे एटना का ज्वालामुखी और स्ट्रामोली का ज्वालामुखी आपने देखा पढ़ा होगा कि हमेशा एक्टिव रहता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट वॉल्केनो, यह ज्वालामुखी उद्गार के बाद कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं तथा कुछ समय बाद फिर से क्या होता है, ये एक्टिव हो जाते हैं। जैसे इटली का विसुवियस, शांत ज्वालामुखी या विलुप्त ज्वालामुखी जिसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनका भविष्य में सक्रिय होने की जो एक्टिव होने की जो संभावनाएं है वो नहीं है। जैसे कि को ईरान में है, पोपा म्यांमार, किलिमंजारो अफ्रीका एवं चिम्बाराजो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। देखिए, ज्वालामुखी से तीन प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं, जैसे गैस तथा जलाशय, जल वाष्प, माफ कीजिएगा, गैस और जल वाष्प, विखंडित पदार्थ और लावा। गैस और जल वाष्प ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे पहले गैस एवं जल वाष्प ही क्रस्ट को तोड़कर बाहर निकलते हैं। जब भी देखिए ज्वालामुखी जब एक्टिव होता है, जब लावा बाहर आता है तो सबसे पहले क्या निकलता है, गैस और जल वाष्प से क्रस्ट का जो क्रस्ट पार्ट है उसको तोड़कर बाहर निकलते हैं। इसमें जल वाष्प की सर्वाधिक मात्रा 60 से 90% होती है। गैस गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, अमोनियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसें बाहर निकलती है। ध्यान रखिएगा। विखंडित पदार्थ, इसमें बारीक कण, धूल एवं बड़े बड़े टुकड़े शामिल होते हैं। आकार एवं बनावट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया जिस प्रकार है। बॉम्ब कुछ इंच से लेकर कई फुट व्यास वाले टुकड़े होते हैं। लेपिली
मटर के दाने या अखरोट के आकार के टुकड़े होते हैं। स्कोरिया चने या मटर के आकार के दाने के समान होते हैं। टफ धूल कणों एवं राख के बने टुकड़े होते हैं। तीसरा है लावा, तरल एवं तप्त मैग्मा जब धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहलाता है। लावा दो प्रकार के होते हैं, देखिए क्षारीय लावा और अम्लीय लावा। दोनों में अंतर क्या देखिए। क्षारीय लावा यह गहरा रंग का तरल होता है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, 40 से 55% तक होती है। इसका घनत्व अधिक होता है। इसमें मुख्यतः लोहा, मैग्नीशियम और चूना पाया जाता है। दूसरा है इसमें अम्लीय लावा, यह हल्के पीले रंग का होता है। इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, 65 से 80% तक। यह गाढ़ा होता है, इसका घनत्व कम होता है। देखिएगा जो क्षारीय लावा था है उसमें इसका घनत्व अधिक होता है, और जो अम्लीय लावा है इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है। इसमें मुख्यतः सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम और फेल्सपार पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ज्वालामुखी के अंग। देखिए बहुत अच्छी तरह डायग्राम की मदद से समझाया गया है। ज्वालामुखी के 4 अंग होते हैं। देखिए पहला है ज्वालामुखी छिद्र, यानी कि जो मुंह जहाँ से उसका उद्गार होता है, जहाँ से एक्टिव वॉल्केनो का जब लावा जो निकलता है उसको बोलते हैं मुख, यानी कि ज्वालामुखी छिद्र। दूसरा है ज्वालामुखी ग्रीवा। तीसरा ज्वालामुखी शंकु और ज्वालामुखी नली या निकास, जिसको हम निकास नली बोलते हैं। देखिए नीचे की तरफ मैग्मा जमा किया हुआ है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी से दो प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। धरातल के ऊपर बनने वाले स्थलाकृतियाँ यानी कि बाहरी स्थलाकृतियाँ, और धरातल के अंदर यानी कि नीचे की तरफ बनने वाले स्थलाकृतियाँ यानी कि आंतरिक स्थलाकृतियाँ। बाहरी स्थलाकृतियों में क्या क्या, ये देखिए ये लावा द्वारा बनाई जाती हैं। ये निम्न स्थलाकृतियाँ होती हैं, जैसे ज्वालामुखी शंकु, काल्डेरा, ज्वालामुखी डाट या प्लग, ज्वालामुखी पठार और ज्वालामुखी पर्वत। ये सारे बाहरी स्थलाकृतियाँ के भाग हैं। दूसरा है इसमें है ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, जब राख एवं लावा ज्वालामुखी के मुंह से निकलकर तथा बहकर ज्वालामुखी के आसपास जमा हो जाता है तो एक शंकु का रूप धारण कर लेता है। इसका निर्माण मुख्यतः 4 प्रकार से होता है। देखिए राख शंकु, मिश्रित शंकु, अम्लीय लावा शंकु और क्षारीय लावा शंकु से होता है। दूसरा है इसमें राख शंकु। देखिए असुर सिंडर कोन, विस्फोटीय ज्वालामुखी द्वारा जमा की गई राख से बनने वाली स्वांकार आकृति को राख शंकु कहते हैं। उनकी ऊंचाई कम होती है तथा किनारे अवतल होते हैं। ये शंकु हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। देखिए डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है अम्लीय लावा शंकु या गुंबद। अम्लीय लावा में सिलिका की मात्रा अधिक होने के कारण गाढ़ा एवं चिपचिपा हो जाता है और ज्वालामुखी के मुंह के आसपास ही ठंडा होकर जम जाता है। इसमें तीव्र ढाल वाले गुंबद का निर्माण होता है। नेक्स्ट है क्षारीय लावा शंकु या सिल्ड जिसको बोलते हैं। क्षारीय लावा में सिलिका की मात्रा कम होती है, अतः पतला होता है और अधिक दूर तक फैलता है। यह कम ऊंचाई एवं मंद ढाल वाले शंकु का निर्माण करता है। मिश्रित शंकु ये सबसे बड़े एवं सबसे ऊंचे शंकु होते हैं। इनका निर्माण लावा, राख एवं अन्य ज्वालामुखी पदार्थों द्वारा होता है। नेक्स्ट रखिए काल्डेरा। नेक्स्ट है काल्डेरा। तीव्र विस्फोट से शंकु का ऊपरी भाग उड़ जाता है या क्रेटर के नीचे धंस जाने से काल्डेरा का विकास या निर्माण होता है। वास्तव में यह क्रेटर का एक विस्तृत रूप है। नोट, क्रेटर ज्वालामुखी के मुख शांत होने के बाद मुख पर जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है तथा ज्वालामुखी ग्रीवा में लावा ठंडा होकर जम जाता है तो उसके मुंह एक गड्ढे का रूप धारण कर लेता है। यह गड्ढा ही क्रेटर कहलाता है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाली झील कहाँ पर है। ज्वालामुखी डाट या ग्रीवा। ज्वालामुखी के शांत होने पर उसके छिद्र में लावा भर जाता है। यह ज्वालामुखी डाट या ग्रीवा कहलाता है। ज्वालामुखी पठार, इसका निर्माण क्षारीय लावा के जमने से होता है, क्योंकि क्षारीय लावा पतला होता है और बहुत दूर तक फैल जाता है, जिससे कम ऊंचाई एवं मंद ढाल के उच्च भाग का निर्माण होता है। यह ज्वालामुखी पठार बनता है। ज्वालामुखी पर्वत, इसका निर्माण अम्लीय लावा के जमने से होता है, क्योंकि अम्लीय लावा जो होता है वो गाढ़ा होता है और ज्वालामुखी के मुंह के आसपास ही जमकर एक ठोस बन जाता है, अतः एक ऊंचे और तीव्र ढाल के स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं।
और देखिए अभी तक हमें जो बताया गया वो बाहरी स्थलाकृतियाँ थी। अभी ये ज्वालामुखी के उद्गार से बनने वाली आंतरिक स्थलाकृतियाँ, ठीक है जी। ये वह स्थलाकृतियाँ होती हैं जिनका निर्माण धरातल के अंदर मैग्मा के जमकर ठोस होने से होता है। ये निम्न प्रकार के होती हैं, जैसे बैथोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, डाइक, सील और लेकोलिथ। देखिए डायग्राम में बहुत ही अच्छी तरह से समझाया गया। सबसे ऊपर ज्वालामुखी, उसका लावा पठार, डाइक, फैकोलिथ, लेकोलिथ। देखिए डाइस है, सील, डाइस, सील और लेपोलिथ और बैथोलिथ। सबसे पहले बताएंगे हम बैथोलिथ। यह अग्नेय चट्टानों का पिंड होता है। यह मैग्मा का भंडार है जो पृथ्वी के अंदर स्थित होता है। यहीं से मैग्मा ऊपर आकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलता है। लेकोलिथ, यह गुंबदनुमा अंतर्भेदी चट्टान है जो अन्य चट्टानों पर ऊपर की ओर दबाव डालती है तथा एक पठारी भूमि का निर्माण करती है। नोट, यह आकृतियाँ कर्नाटक के पठार में पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, लेकोलिथ का जो निर्माण ज़्यादा कहाँ पाया गया है, ये कर्नाटक के पठार में ज़्यादा पाया गया। लेपोलिथ, इसमें मैग्मा धरातल के अंदर क्षैतिज रूप से तस्तरी नुमा आकृति में जमा हो जाता है। और फैकोलिथ, जब चट्टानें मोड़दार अवस्था में होती हैं तो मैग्मा अपनति या अभिनति के तल पर जमा हो जाता है। इस आकृति का निर्माण होता है। सील, मैग्मा जब चट्टानों के बीच में क्षैतिज रूप में जमा हो जाता है तो सील का निर्माण होता है। डाइक, इसका निर्माण दरारों में लंबा के ऊर्ध्वाधर प्रभाव के कारण होता है। लावा, माफ कीजिएगा, लंबन लावा के ऊर्ध्वाधर प्रभाव के कारण होता है। नोट, सील एवं डाइक में अंतर क्या है? सील में लावा प्रवाह क्षैतिज तल में होता है एवं डाइक में लावा प्रवाह ऊर्ध्वाधर तल में होता है। ज्वालामुखी का विश्व में वितरण। देखिए ज्वालामुखी का विश्व में किस प्रकार से वितरण किया गया है। पहला है इसमें महासागरीय, प्रशांत महासागरीय पेटी। यह पेटी ज्वालामुखियों की सबसे महत्वपूर्ण पेटी मानी जाती है। इसमें 403 एक्टिव वॉल्केनो हैं। इसे प्रशांत महासागर का अग्निवलय यानी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। देखिए इसमें पूछ सकता है कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागरीय पेटी को कहा जाता है। इस भाग में दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरिक्ष से लेकर उत्तरी अमेरिका का अलास्का प्रदेश पूर्वी विस्तार जो है शामिल है। पश्चिम में इसका विस्तार एशिया के पूर्वी तट पर जापान, फिलीपींस आदि में है। मध्य विश्व पेटी, यह यूरोप एवं एशिया के मध्यवर्ती भागों जैसे अल्प्स तथा हिमालय तक फैली है। इस भाग में भूमध्य सागर, काकेशस, आर्मीनिया, ईरान, बलूचिस्तान, यूनान, म्यांमार, इंडोनेशिया और अंडमान शामिल है। अफ्रीका रिफ्ट वैली, यह अफ्रीका के पूर्वी भाग में झील प्रदेश से लेकर लाल सागर तक फैली हुई है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, देखिए ये पूछ सकता है कि कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर पाया जाता है या कहाँ पर स्थित है। ओजिस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना और चिली के बीच पाया जाता है। कोटापेक्सी, इक्वाडोर। देखिए मोनालोवा, हवाई द्वीप। माउंट कैमरून, कैमरून अफ्रीका में जो स्थित है। विसुवियस, नेपाल के खाड़ी, माफ कीजिएगा, नेसलस की खाड़ी में, इटली। स्ट्राम्बोली, लियारी द्वीप जो एक्टिव वॉल्केनो है। का क्राकातोआ इंडोनेशिया में है। चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। फ्यूजियामा जापान में है। देमबंद ईरान में है। कोह सुल्तान ईरान में है। किलिमंजारो तंजानिया में है। सेंट हेलेना यूएसए में है। माउंट एटना इटली में जो एक एक्टिव वॉल्केनो है। किलायू अमेरिका में, यह भी एक एक्टिव वॉल्केनो है। आपको क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि विश्व में एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं, या फिर इस्तांबुल, या फिर आपको कोई ऑप्शन दे देगा जैसे स्ट्राम्बोली, चिम्बाराजो, फ्यूजियामा और कोटापेक्सी, इनमें से एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है। तो आप यदि इस्तांबुली है तो आप इस्तांबुली उसमें दे सकते हैं सही उत्तर में। आइए हम पढ़ते हैं आगे। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल। अंतर्जात बल पृथ्वी के आंतरिक भाग से आने वाले यानी कि लगने वाले बल को अंतर्जात बल कहा जाता है, इंडोजेनिक बल कहा जाता है। इसे रचनात्मक भू संचलन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण भी होता है। कारक है भू संचलन, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन। बहिर्जात बल, यह पृथ्वी के सतह के ऊपर कार्य करता है एवं अंतर्जात बलों द्वारा
निर्मित स्थलाकृतियों को समस्त रूप से परिवर्तित करते हैं। कारक अपक्षय, अपरदन, गुरुत्वाकर्षण, निक्षेपण। अंतर्जात बल, इंडोजेनिक फोर्सेस को भी कुछ भागों में बांटा गया है। देखिए पटल विरूपणी और आकस्मिक संचलन। देखिए अभी पटल विरूपणी को भी कुछ भागों में बांट दिया गया, लंबवत संचलन और क्षैतिज संचलन, यानी कि महाद्वीप निर्माणकारी और पर्वत निर्माणकारी। और जो आकस्मिक संचलन है इसमें भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन है। अब देखिए लंबवत संचलन को भी कुछ भागों में बांटा गया है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी। क्षैतिज संचलन को भी बांटा गया है, संपीड़न और तनाव। यहाँ संपीड़न को भी सब डिवीजन कर दिया गया, संचलन और वलन, और तनाव का भी भ्रंशन और चटखन। दीर्घकालिक संचलन, पटल विरूपणी। दीर्घकालिक संचलन में विशाल भूभाग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं या नीचे धंसते हैं। इसके द्वारा बृहत स्थल रूपों का सृजन होता है। इससे महाद्वीप, पर्वत एवं पठार का निर्माण होता है। देखिए महाद्वीप, पर्वत और पठार का निर्माण किससे होता है? तो दीर्घकालिक संचलन यानी कि पटल विरूपणी के कारण होता है। दिशा के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, लंबवत संचलन या ऊर्ध्वाधर संचलन। लंबवत संचलन में भूपृष्ठ का एक विस्तृत क्षेत्र ऊपर उठता है या नीचे धंसता है। इसमें वलन, मोड़ की कोई क्रिया नहीं होती है। इस क्रिया द्वारा महाद्वीप, पठार एवं मैदान का निर्माण होता है। नोट, भ्रंशोत्तर पर्वत का निर्माण भ्रंशन एवं लंबवत संचलन द्वारा ही होता है। महाद्वीप निर्माण प्रक्रिया में पृथ्वी के अंतर्गत बलों के ऊर्ध्वाधर लगने के फलस्वरूप क्रस्ट के दो भागों में टूटने से होता है। देखिए डायग्राम में समझाया गया, पठार, मैदान, ये ऊर्ध्वाधर बल है। क्षैतिज संचलन यानी कि पर्वत निर्माणकारी, यह अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में शुरू होता है। इसके द्वारा चट्टानें क्षैतिज दिशा में गति करती हैं और उनमें अधिक मोड़ आते हैं। कभी कभी टूटी हुई परतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। क्षैतिज संचलन दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, दबाव या संपीड़न और तनाव बल यानी कि टेंशन। देखिए संपीड़न एवं तनाव बल दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इनमें चट्टानों पर दो प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती हैं, सिकुड़न और प्रसार। चट्टान में सिकुड़न आते ही मोड़ पड़ने लगते हैं और प्रसार के कारण चट्टानों में चटकन और भ्रंशन उत्पन्न होते हैं। भूपृष्ठ पर पर्वत का निर्माण इन्हीं संपीड़न बल या तनाव के बल द्वारा होता है। देखिए डायग्राम में समझाया गया है। अब ये बलन, टाइप्स ऑफ फोल्ड, बलन कितने प्रकार के होते हैं? देखिए क्षैतिज संचलन द्वारा लगने वाला संपीड़न बल के कारण चट्टानों में उत्पन्न होने वाले मुड़ाव को बलन कहते हैं, यानी कि फोल्ड्स कहते हैं। सम्मित बलन, सिमेट्रिकल फोल्ड्स, वलन की दो भुजाओं का झुकाव समान और अक्ष रेखा लंबवत होती है। वलन की भुजाएं और दोनों भुजाओं का झुकाव समान है। देखिए असममित वलन, एसिमेट्रिकल फोल्ड्स, वलन की एक भुजा दूसरी भुजा की अपेक्षा कम या अधिक झुकी हुई होती है। देखिए डायग्राम में अच्छी तरह से समझाया गया है। एकनत वलन यानी कि मोनोक्लिनल फोल्ड्स, एक भुजा धरातल से समकोण बनाती है परंतु दूसरी भुजा साधारण रूप से झुकी हुई होती है। देखिए समान झुकाव इस प्रकार इस तरफ बाएं तरफ दिखाया गया है और दाहिनी तरफ धरातल का समकोण बनाने वाली भुजा है। समनत बलन, आइसोक्लिनल फोल्ड्स, बलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती है तथा एक दूसरे के समानांतर हो जाती है। देखिए डायग्राम में दिखाया गया कि एक ही जो दोनों भुजाएं हैं वो धरातल के एक ही तरफ में दिख जा रही है। परिवलन या शयान वलन, रिक्यूम्बेंट फोल्ड्स, बलन की दोनों भुजाएं परस्पर समानांतर होती हुई क्षैतिज दिशा में हो जाती है। देखिए सममित, असममित, एकनत, समनत और शयान, इस प्रकार की ये भुजाएं होती हैं। देखिए अभी भ्रंश, भू संचलन में तनाव बल के कारण चट्टानों में एक तल के सहारे भ्रंश का निर्माण होता है। यह सामान्यतः चार प्रकार के होते हैं। देखिए नॉर्मल फॉल्ट यानी कि सामान्य भ्रंश, भ्रंश तल के सहारे दोनों ओर के शैलखंड विपरीत दिशा में सरकते हैं। व्युत्क्रम भ्रंश, भ्रंश तल के सहारे दो शैलखंड आमने सामने खिसकते हैं और एक शैलखंड दूसरे शैलखंड पर चढ़ जाता है। पार्श्विक भ्रंश, लेटरल फॉल्ट्स, भ्रंश तल के सहारे शैलखंडों में क्षैतिज संचलन होने पर
परिष्वक भ्रंश का निर्माण होता है। सोपानी भ्रंश स्टेप फोल्ड, इसमें समानांतर भ्रंश इस प्रकार पाए जाते हैं कि सभी भ्रंशोतल के ढाल की दिशा समान होती है। देखिए, परिस्वर्क भ्रंश और सोपानी भ्रंश को इस प्रकार डायग्राम में दिखाया गया है। अभी हम पढ़ते हैं बहिर्जात बल अनाच्छादन। बहिर्जात प्रक्रियाएं अपनी ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा एवं अंतर्जनित शक्तियों से उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त होती है। ग्रेडियंट अनाच्छादन यानी कि डेन्यूडेशन के अंतर्गत अपक्षय, अपर्दन, परिवहन एवं बृहत क्षरण को शामिल किया जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाएं को कुछ भागों में बांटा गया। देखिए, प्रक्रियाएं या अपक्षय, बृहत संचलन और अपर्दन या अपरिवहन। प्रेरक बल का या कारक, इसे कारक क्या है? अपक्षय के गुरुत्वाकर्षण, आणविक दाब या रासायनिक क्रियाएं। बृहत बल के गुरुत्वाकर्षण बल, अपर्दन के गतिज ऊर्जा। अपक्षय चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने तथा विखंडित होने को अपक्षय कहते हैं। कारण क्या है इसके? भौतिक और आंतरिक अपक्षय। ताप, यह शुष्क एवं उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक होता है। तापांतर के कारण चट्टानों में फैलने और सिकुड़ने से तनाव उत्पन्न होता है। इससे बड़ी चट्टानें जो होते हैं टुकड़ों में विघटित हो जाते हैं। अपसल्कन एक्सफोलिएशन, कुछ चट्टानें ऊष्मा की अच्छी चालक नहीं होती हैं, अतः ताप के कारण उनका ऊपरी भाग अत्यधिक गर्म हो जाता है और आंतरिक भाग ठंडा बना रहता है। अतः चट्टाने का ऊपरी भाग प्याज के छिलकों की तरह चट्टानों से टूट जाता है। तुषार चीरण या चट्टानों में जल प्रवेश, यह क्रिया मध्य अक्षांशों या अधिक ऊंचाई पर स्थित चट्टानों में होती है। इसमें सर्वप्रथम चट्टान के अंदर जल प्रवेश कर जाता है एवं हिमकरण होने पर जल बर्फ में बदल जाता है, जिससे जल का आयतन बर्फ बढ़ने के कारण बढ़ जाता है और चट्टानों को तोड़ देता है। दाब मुक्ति, अपवर्तन के कारण जब ऊपरी चट्टानें टूट जाती हैं तो नीचे के चट्टानों को दाब से मुक्ति मिल जाती है। इससे चट्टानों में विसरण होता है और दरारें आ जाती हैं। लवण अपक्षय, चट्टानों में नमक तापीय क्रिया, जलयोजन एवं क्रिस्टलीकरण के कारण फैलता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि लवणों में आयतनिक फैलाव की प्रवृत्ति होती है, अतः सतह के उच्च तापमान के कारण ये लवण आयतन में वृद्धि करते हैं और चट्टानों में अपक्षय होने लगते हैं। रासायनिक अपक्षय, यह अधिकतर कोषण तथा अर्ध प्रदेशों में होता है। इसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु की विद्वता आवश्यक होती है। जल योजन हाइड्रेशन, खनिज स्वयं जल धारित करके विस्तारित हो जाते हैं तथा आयतन में वृद्धि हो जाने के कारण चट्टानों को तोड़ देते हैं। कार्बोनेशन, यह कैल्शियम युक्त चट्टानों में देखी जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं। इस क्रिया द्वारा काष्ठ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ऑक्सीडेशन, इस क्रिया में जल तथा वायु में मिली हुई ऑक्सीजन लौह युक्त चट्टानों को ऑक्साइड के रूप में बदल देती है और लौह युक्त चट्टानें भुरभुरी होकर नष्ट हो जाती हैं। देखिए, रासायनिक अपक्षय और भौतिक अपक्षय में क्या अंतर है? तो दोनों में कुछ अंतर है बताए गए हैं, टेस्ट में पूछ सकता है। यह ऊष्मा एवं आर्द्र प्रदेशों में होता है जो रासायनिक अपक्षय है, और जो भौतिक अपक्षय है यह शीत और शुष्क प्रदेशों में होता है। रासायनिक अपक्षय रासायनिक क्रिया द्वारा सेलों का अपक्षय और इसमें भौतिक बल द्वारा चट्टानों का अपक्षय। रासायनिक में चट्टानों में रासायनिक परिवर्तन आता है और भौतिक में रासायनिक परिवर्तन नहीं आता है। रासायनिक में मुख्य कारक जो है ऑक्सीकरण, कार्बोनीकरण एवं जलयोजन तथा विलयन, और मुख्यतः कारण जो भौतिक में वह ताप, पाला और दाब मुक्ति। रासायनिक में चट्टानें केवल जल तल पर ही प्रभावित होती हैं और भौतिक में चट्टानें एवं एक साथ काफ़ी गहराई तक प्रभावित होती हैं। जैविक अपक्षय, वनस्पति तथा जीव जंतु चट्टानों के विघटन तथा नियोजन के सहयोग प्रदान करते हैं। जैविक अपक्षय के 3 कारक हैं: वनस्पति, जीव जंतु एवं मानव। कीड़े मकोड़े एवं बिलकारी प्राणी लगातार घराती चट्टानों को ढोली एवं पोली बनाते हैं, जिससे उनका विघटन आसानी से हो जाता है।
वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा चट्टानों में दरारें पैदा कर अपक्षय में की भूमिका निभाती है। मानवीय गतिविधियाँ जैसे खनन एवं विनाश निर्माणकारी गतिविधियाँ भी इसका कारण है। इरोजन अपरदन अपक्षय द्वारा प्राप्त पदार्थों का अन्यत्र स्थानांतरण परिवहन कहा जाता है तथा परिवहन क्रिया में पदार्थों का अपक्षय अपरदन कहलाता है। अपघर्षण जब किसी प्रक्रम द्वारा अपने साथ कंकड़ पत्थर आदि बहाकर लाए जाते हैं तो यह कंकड़ पत्थर अपने संपर्क में आने वाले चट्टानों को तोड़ देते हैं, ये अपघर्षण कहलाता है। सन्निघर्षण एट्रिशन किसी प्रक्रम के साथ बहने वाले पदार्थ आपस में टकरा कर जब टूटते हैं तो ये क्रिया सन्निघर्षण कहलाती है। घोलन या क्षारण कोरोजन जल क्रिया घुलकर सेल के अंदर होना घुलन कहलाता है। माफ कीजिएगा, जल क्रिया द्वारा घुलकर सेल से अलग होना ही घुलन कहलाता है। यह भूमिगत जल तथा बहते जल द्वारा होता है। इसके द्वारा काष्ठ अथलाकृति का निर्माण होता है। जल गति क्रिया हाइड्रोलिक एक्शन जो होता है यह सागरीय तरंगों एवं नदियों द्वारा होता है। इनमें जल की तीव्र गति के कारण चट्टानें टूट जाती हैं। जल दाब क्रिया यह मुख्यतः सागरीय तरंगे द्वारा होता है। चट्टानें जल के दबाव के कारण टूटती हैं। उत्पादन उत्पाटन जो होता है प्लकिंग यह हिमालयों द्वारा होता है। एक माफ कीजिएगा, यह हिमानियों द्वारा होता है। इनमें हिमानियाँ अपने मार्ग में आने वाले चट्टानों को तोड़ देती हैं। अपवहन डिफ्लेशन यह पवनों द्वारा होता है। इसमें पवनों द्वारा चट्टानों को तोड़ा जाता है और अपने साथ बहाकर लेकर चली जाती हैं। नोट अपरदन में अपक्षय एवं परिवहन क्रिया साथ साथ होती है। तो आज हम यहीं पे इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पे जो भी नए वीडियो आते रहें आपको समय पर मिलते रहें। जय हिंद।